बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। हम प्रोग्राम के पहले चंग पे बैनुल अक़वामी सतह के फ्रंट पे बातें कर रहे थे। ख़ास तौर पे हमने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के जो इस वक्त मामलात हैं या ट्रेड है उस पर बात की थी, और ईरान के हवाले से भी जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी हमने एक मुफस्सल गुफ्तगू की। लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल जो लोकल फ्रंट पे मामलात हैं इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके का मैं उसको भी एक कौमी सानिया कहूँगा, जिस तरीके से वहाँ जिस तरीके से दहशतगर्द इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले और उसके साथ साथ जिस तरीके से सिविलियंस पर वहाँ पर हमले हुए, ये एक नई कहानी नहीं है बलूचिस्तान की, एक पुरानी कहानी है और बलूचिस्तान के लोग उस चीज़ के विक्टिम हैं। हम बलूचिस्तान की बात करें या KPK के अंदर जिस तरीके से हम तालिबान या अफ़गान जो प्रॉक्सीज़ हैं जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं इंडिया के या डिफरेंट जो भी दुश्मन अनासिर लोग हैं जो बाहर से पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान को अब एक चैलेंजिंग सिचुएशन में लेके आना चाहते हैं, इसी हवाले से प्रोग्राम के दूसरे चंक में बात करेंगे। और साथ साथ जो एक अहम डेवलपमेंट हुई थी, कल भी हम इस हवाले से प्रोग्राम में बात की थी, सुहेल अफरीदी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद उसके क्या रिपरकशंस होंगे ऑन KPK, ख़ासतौर पे ऑपरेशंस के हवाले से या जो फिस्कल जो प्रिविलेजेस एक वफाक की तरफ से दिए जाते हैं सूबे को, जिसकी हमने बात की थी 26 अरब रुपए के फंड्स के हवाले से बात की थी। क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब ने जब बलूचिस्तान के हवाले से करारदाद पेश हुई तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने एतराज़ उठाया कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि हर सूबे के वसाइल उसी सूबे की आवाम का हक है। मीनिंग बाय ये एक ग्राउंड बनाया जाता है कि किसी भी सूबे के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या किसी लेवल पे भी कोई गैर संजीदगी है या किसी हवाले से कोई ग्रे एरियाज़ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ पर उनको फंड्स, उनके वसाइल मुहैया नहीं किया जाते। उसके साथ साथ आज मंगल का दिन है और डियाला के बाहर भी बड़ा माहौल बना होता है मंगल के दिन, और बानी PTI से मुलाकात के हवाले से आज कोई अभी तक की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, मुलाकात हो नहीं सकी। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या सराहियाँ थी जो मुलाकात चीफ जस्टिस साहब से हुई थी, उसके बाद ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जी आपको मेडिकल कंडीशन उनकी वो आपको बताई जाएगी, उनको जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो एक्सेस दिया जाएगा। इस हवाले से भी बात करेंगे। अपकमिंग 8 फरवरी का जो है वो भी दिन आने वाला है, पंजाब में बसंत भी हो रही है लाहौर के अंदर, और 8 फरवरी पहिया जाम जो हड़ताल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो किस तरीके से होगी, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जनाब इजाज़ खोकर साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जनाब अब्दुर्रहमान साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दोनों गेस्टों को वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। सर खोकर साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। सर सबसे पहले बलूचिस्तान का एक क्रिटिकल इशू है जो अज़ल से चलता आ रहा है मैं तो कहूँ, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए हम सब लोगों को, ख़ासतौर पर अरबाब इख्तियार को इस चीज़ पर समझना होगा कि किस तरीके से इन चीज़ों से हमने बचना है। लेकिन देखा जाए तो एट अ लार्जर लेवल जिस तरीके से बुगटी साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर मौजूद थे और फ्रंट से लीड कर रहे थे और ये यकीन दहानी वारिसान को कराई गई कि अब ऐसा नहीं होगा, बहुत चीज़ें तब्दील होंगी। आप क्या समझते हैं अपकमिंग इस पर कुछ तब्दीली बलूचिस्तान के हवाले से देखने को मिलेगी? जी, ये बड़ा ऑपरेशन जो हो रहा है ये बहुत बड़ा बेहतर इक़दाम है सूबे के अवाम मुल्क की सलामती के लिए। जी, अब आप देखें कि वहाँ जो सहूलत कारी की गई है जी, जिस हवाले से दहशत गर्दों को सपोर्ट किया गया अंदर से शहरी इलाकों से, जी, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी जिसको फोर्सेस ने काबू पाया। जी, तो दहशत गर्दों ने बच्चों को, ख़वातीन को इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो ये एक खौफनाक है और ये बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन का जो होना है जी, ये इस वक्त ज़रूरत है। जोग्राफियाई सूरत हाल को आप देखें, ईरान और अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है अमन के हवाले से, ट्रंप का जो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान जो अपने मकासद के लिए भारत के साथ मिलकर जो कुछ करना चाह रहे हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें लगारी सब कुछ बिल्कुल खुलकर सामने आ गई हैं। उसमें आप देखें कि दहशत गर्दों के पास जो वेपन है वो गैर मुल्की है, उनको सपोर्ट किया गया, माली तौर पे सपोर्ट किया गया। अच्छा ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे सामने आ गई हैं। तो अब जो फोर्सेस का ऑपरेशन है मैं कहता हूँ ये इंतहाई ज़रूरी और वक्त पे है
तो इसको तकमील इसकी होनी चाहिए। और हम अवाम, पाकिस्तान के अवाम जो हमारे माजी में आप देखें कि हज़ारों की तादाद में दहशत गर्दी की नज़र हमारे बच्चे, ख़वातीन, तलबा उनको निशाना बनाया गया। तो हम उन शोधा के वर्सा जी, और अभी जो ऑपरेशन के दौरान जो हमारे जवान शहीद हुए उनके वर्सा के साथ खड़े, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े, और ये ऑपरेशन होना चाहिए। सर पॉइंट आ गया। अब्दुर्रहमान साहब, सर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से आपको, बलूचिस्तान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया लकारी साहब जी। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, और जितनी बातें कही गई यकीनन पाकिस्तान की फोर्सेस कुर्बानी दे रही हैं, उनकी कुर्बानी खराज तहसीन की मुस्तहिक है, पूरी कौम उनकी मकरूज है। हमें सवाल ये उठाना है कि दुश्मन तो दुश्मनी करेगा जी, हमारी बलूचिस्तान एंटी टेररिज्म पॉलिसी है क्या? 1970 से लेके आज तक हम बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशंस देखते आ रहे हैं, और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में भी इन ऑपरेशंस का सिलसिला चलता रहेगा। और इसके बाद एक और बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और एक एलिमेंट आ रहा है, वो ये आ रहा है कि एक गैर संजीदा रवैया है बदकिस्मती के साथ। जहां पर फोर्स कुर्बानी दे रही हैं, वहीं पर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी रिट नहीं है, वहां गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और जब वजीर दाखिला का माइंडसेट ये होगा कि हम एक SHO के जरिए दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे, दहशतगर्दी एक SHO की मार है, तो जब आपकी ज़हनी कैफियत ये होगी और आपको मैग्नीट्यूड का अंदाजा नहीं होगा, वॉल्यूम का नहीं पता, इंटेंसिटी का नहीं पता कि दहशतगर्दी किस नहज तक पहुंच चुकी है, तो आप कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी इफेक्टिवली नहीं बना सकते। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किस तरह कराई जाए, ठीक है, गवर्नर राज कैसे लगा दिया जाए। अच्छा। वहां पर आप दहशतगर्दी के को इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मगर जहां पर दहशतगर्दी एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, KPK के भी हालात बहुत बुरे हैं, मगर वहां आपकी नहीं, आप अब्दुर्रहमान साहब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? जी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी हरीफ को कमजोर करने के लिए, उस पर तनकीद करने के लिए, क्योंकि दहशतगर्दी तो सूबों में हो रही है। आप जरा रियासत का रिस्पांस चेक करें, खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत मौजूद है, उस पर मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस आप किस चीज की एग्जांपल देना चाहेंगे अगर कहें कि किसी दहशतगर्द जो है उसको पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया? मुझे मौका दें। आपने दहशतगर्द को जवाब बनाकर अता तारड़ साहब मुताद्दिद मर्तबा ये कहते रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत दहशतगर्दों की सपोर्टर है, यहाँ पर गवर्नेंस खत्म हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म हो गई है, तो लिहाजा यहाँ गवर्नर राज को एक ऑप्शन के तौर पे अडॉप्ट करना चाहिए। दरमान साहब, मैं तो बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, हम KPKP भी आते हैं, हम तो मैं तो सर बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बताएं, वहां पे सजेस्ट करें क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, रिट ऑफ द गवर्नेंस किस तरीके से ठीक होनी चाहिए, ये जो BLA या एटसेट्रा ये भी रिलेटेड जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको किस तरीके से उनको वल्नरेबल बनाया जाए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं अपना जो आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा था ना, मैं उसी के साथ इस चीज को लिंक अप करना चाहता हूं। मैं आपको ये बात कह रहा था कि सबसे पहले विफाक को इस मौजू के साथ संजीदगी के साथ लेना पड़ेगा कि जिस तरह आप एक सूबे को टारगेट करते हैं, हिट करते हैं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, दहशतगर्दी को इशू बना के कि वहां गवर्नर राज लगाते हैं, वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होगी। बलोचिस्तान में भी इससे ज्यादा इंसर्जेंसी हो रही है, इससे ज्यादा वाकयात हो रहे हैं, मगर वहां पर विफाकी हुकूमत की वो तवज्जो नहीं है जो होनी चाहिए। अब मसला ये है कि वहां पर ग्राउंड के ऊपर सबसे पहले तो आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करना है। आप बलोचिस्तान 3 है, एक एस्टेब्लिशमेंट का बलोचिस्तान है जिसको बुख्ती साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक नाराज बलोचिस्तान है जिसको मैंगल मरी बुख्ती वो रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर एक तीसरा बलोचिस्तान है जो कि महरंग बलोच का बलोचिस्तान
बलोचिस्तान है, वो मुफ्ती मौलाना हिदायतुर रहमान का बलोचिस्तान है, वहां के इश्यूज मिसिंग पर्सन से इश्यूज हैं, वहां पर जो रिसोर्सेज की बात की जाती है, एहसास महरूमी की सर आपका पॉइंट आ गया, सर आपका पॉइंट आ गया अब्दुर्रहमान साहब। मैं आपका ही क्वेश्चन, मैं आपकी तरफ आता हूं, आपका ही पॉइंट जो है सर खोखर साहब, बात तो वैलिड है अब्दुर्रहमान साहब की। वो कहते हैं रेट ऑफ द गवर्नेंस वहां पे नहीं है और गवर्नेंस का फेलियर है, और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की तवज्जो भी नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं एम्पावर करने की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पावर होगी तो हमें शायद में भी ऐसे हालात ना देखने को मिले। मेंगल साहब की बात की, मेंगल साहब की बात बुगटी साहब ने भी बारहा की, और महारंग बलोच जैसे मिसिंग पर्सन वाला ये भी इशू बहुत बड़ा है। इन सारे इश्यूज को देख के फिर कैसे जो है वो हम जो है सोल्यूशन की तरफ जाएं खोखर साहब? लगारी साहब, अलमिया ये है कि हम सियासत को जो रिट के साथ जोड़ देते हैं, हम शिद्दत पसंदी को रिट से जोड़ते हैं। अब आप देखें कि वहाँ एक दोहरा बयानिया जो बनाया गया बलोचिस्तान के हवाले से, वहाँ एहसास महरूमी की बात की गई, वहाँ लापता अफराद की बात की गई, एक झूठा बयानिया बिल्ड करने की बात की गई। अच्छा, ये इसी बात को आप देखें ना कि आप केपी में क्या हो रहा है। अच्छा, एक सूबाई गवर्नमेंट जो है अपने सूबे के मामलात को छोड़ के वो वफाक के मामलात को हल करने की कोशिश करती है। हम पता है क्या, हमारा ये एक बाकायदा एक अलमिया बनता जा रहा है कि हम पॉलिटिकल जमातों को या पॉलिटिकल बयानिए को अमन व अमान की सूरत हाल से जोड़ते हैं। अब देखें कि वहाँ बीएलए अगर बिल्ड हो रही है या टीटीपी वहाँ से वहाँ आ रही है, शहरी आबादियों में आ रही है, तो इसमें अब आप देखें कि हमारी फोर्सेस वहाँ बैठी हैं, उनकी रेट अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। तो इसमें पॉलिटिकल एजेंडे को लाने वाली क्या कौन सी बात है? कोई वहाँ कोई किसी तरह पॉलिटिकल एजेंडे को भी तो हमारे ही सियासतदान लाते हैं। सर ये एक अलग इशू है, ये पार्लियामेंट का इशू है, ये रिट या फोर्सेस से जोड़ने वाला इशू नहीं है। इसको नहीं, असल इशू देखिए, जो मैं अब्दुर्रहमान से भी मैंने रेज किया है वो ये है कि देखिए सिर्फ कोयटा नहीं है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, और भी शहर, बहुत सारे शहर हैं, और 9 जगहों पर ये अभी रिसेंटली जो है वो 12 जगहों पे, 12 जगहों पे, ठीक है। अब 12 जगहों पे जो हुए हैं, जी अब्दुर्रहमान साहब, देखिए मैं बड़ी माजरत के साथ इस वक्त कौन है जिसके कहने पर हजारों लाखों लोग निकलते हैं सड़कों के ऊपर? अगर ये नॉन इश्यूज हैं और ये फ्रॉड और झूठा बयानी है, मैं और आप यहाँ लाहौर में बैठ के इस बात को मान लेते हैं, लेकिन क्या जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है उसके पीछे बलूचिस्तान की आवाम खड़ी इस वक्त? तो वहां पर जिसको हम कह रहे हैं कि ये रॉक एजेंट है, ये गद्दार है, ये फलाना है, महारंग बलोच, सोचने की बात है कि ये जो अवाम है ये महारंग बलोच की बात क्यों सुन रही है, सरफराज भुट्टी की बात क्यों नहीं सुन रही? इस चीज का हमें जवाब देना है। हम सिर्फ झूठ कह के नहीं निकल सकते। रॉ बिल्कुल इन्वॉल्व है, आलमी ताकतें वहां पर मौजूद है, लेकिन आलमी ताकतों का मुकाबला करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मसला तो यहाँ पर ये है कि क्या फेयर इलेक्शन है बलूचिस्तान के अंदर? बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतने मैटर करते हैं। वो इमरान खान साहब होते थे, वो कहते थे मुझे बलूचिस्तान के वोटों की जरूरत ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इतनी भी अहमियत नहीं है। 44% पाकिस्तान की जो टेरिटरी है वो बलूचिस्तान है, मगर यहाँ पर जिस तरह प्लांट किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर मोस्ट करप्ट जो सूबा है वो बलूचिस्तान। अच्छा, अब जहां ठीक है, पॉइंट आ गया जहां खोखर साहब हम बात करते हैं ये सहूलतकारी की, इसके सारे ताने बाने तो जाके भारत से जुड़ते हैं। जी। अब भारत के हवाले से भी बहुत सी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जिस तरीके से भारत के साथ पोस्ट वॉर सिचुएशन के बाद जिस तरीके से हमें पे एक पजीराई मिली इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, और दूसरी जानिब जो है भारत को जो है वो उनको शिकस्त हुई, मैं कहूँगा एक सफारतकारी शिकस्त हुई। जी। लेकिन अब एक मामला डिफरेंट सतह पर जा रहा है सर। एक तो EU वाली जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड हो गई, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। दूसरा, ट्रंप साहब ने जो है वो मोदी को फ़ोन किया है, तजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया है, और ये भी कहा है साथ साथ कि जो भारतीय जो है वो मसनूआत पर आयद जो टैरिफ था उसको कम करके 25% से 18% कर दिया गया है। और उसके साथ साथ अब ये भी यकीन दहानी कराई गई है, ट्रंप की ये बातें हैं
और उन्होंने कहा कि मोदी का ये मुझे यकीन दहानी कराई गई कि रूसी तेल का जो ख़रीदारी जो है वो बंद करने का वादा किया गया। इन डेवलपमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं सर? सर उसमें आप देखें कि ये ग्लोबल ट्रेड के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, ये एक अपने हर रियासत एक अपना एक हक रखती है अपनी तजारत को बचाने के लिए, अपने वसाइल को, जिस तरह से आप देखते हैं। अब आप देखें कि आप रूसी तेल का ईरान चाइना को तेल दे रहा है और बिल्कुल कम कीमत पे दे रहा है, वो उसको अपने रिफाइन कर रहे हैं जी, तो मार्केट में ला रहे हैं। इस तरह से ये सूरत हाल ये चलती रहती है। लेकिन ये मौजूदा जो एक ताकत के तवाज़न के लिए जो ना मौजूदा जो दुनिया की सूरत हाल जो तेज़ी से तब्दील हो रही है, उसके लिए कोशिश है जो ट्रंप अपने लेवल पे कर रहा है, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने खिते में एक मजबूत ट्रेड, पॉलिटिकली और फॉरेन पॉलिसी और अस्करी ताकत के हवाले से एक मजबूत पोजीशन रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और इसके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो उस वक्त रियासत के साथ खड़ी हो अमन व अमान के हवाले से। ठीक है। शाजिया अनवर चीमा ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम मिस शाजिया। काइंडली बताइएगा, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं इंडिया और EU का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर अब डोनाल्ड ट्रंप की जो चीज़ आई है, हमें मौक़िफ़ आया है कि तिजारती मुआहदे का ऐलान किया गया है मोदी के साथ, इंडिया के साथ, और भारतीय मसनूआत पर जो टैरिफ था वो भी कम करने की बात कर दी गई है। और रूसी तेल की ख़रीदारी के हवाले से भी बात की गई है कि वो अब ट्रंप, वो जो मोदी साहब या मोदी सरकार है वो भी नहीं करेगी, वेनेजुएला की ऑफ़र कराई गई है। आप इसको किस नज़र से देखती हैं? देखिए, जो EU के साथ मुआहदे की बात हुई है तो ये 36 ममालिक की जो है वो पार्लियामेंट में जाके ये रेटिफाई होगा। ये मुआहदा अभी सिर्फ फॉन्डर लाइन के साथ हाथ मिला लेने से तो मुआहदा नहीं हो जाएगा ना। ये EU इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन जी अगर जो है वो मुआहदा करेंगे तो उसकी तो ड्राफ्टिंग में, जो ड्राफ्ट बनने में भी जो है वो साल से ज़्यादा टाइम लग सकता है और अभी उसकी कोई चीज़ भी क्लियर नहीं है। तो ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है। और ख़ासतौर पे जो इंडिया के अंदर उनकी जो मीडिया सर्कस है, जो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ नहीं है, हमने अभी भी बहुत क्लियर डिवाइड जो है वो रखी हुई है एंटरटेनमेंट में और जो न्यूज़ है, अल्लाह का शुक्र है। और वो यकीनन आप लोगों की वजह से ही है। तो वहाँ पे उनकी सर्कस के लिए बहुत अच्छा है। 4 दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा छलांगे निकाली के, लेकिन किसी भी अकल रखने वाला बंदा जो जी मिस शाजिया, आई थिंक सो कोई डिस्टॉर्शन है, कोई टेक्निकल एरर है। अब्दुर्रहमान साहब, इस हवाले से आप बताइएगा ज़रा कि ट्रंप की डिप्लोमेसी का कुछ पता लगता नहीं है। जब हमने पहले भी कई प्रोग्राम्स किए थे, अगर आपको याद हो तो आपसे ही डिस्कस हुआ था कि डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या जो भी तिजारती मुआहदे भी हुए हैं, अब वो इंडिया की तरफ फिर क्यों जो है वो डाइवर्ट हो रहा है? इसकी क्या वजूहात समझते हैं आप? इसके लगारी साहब मल्टीपल वजूहात हैं और हमें बड़ा रियलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। महज इंडिया को अपना दुश्मन समझ के हर चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया मीडिया सीरियस नहीं है तो कम से कम हमें जरूर एक सीरियस एनालिसिस करना चाहिए। इशू यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने अमेरिका को तन्हा कर दिया। अमेरिका के दोस्त कम हो रहे हैं, अमेरिका डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से। और ये एक यू टर्न है, एक कम बैक करने की कोशिश की गई है। और इसकी बड़ी वजूहात ये है कि जब ये जो यूरोपीय यूनियन के साथ एक सिंबॉलिक मदर ऑफ ऑल डील्स ये यूरोपीय यूनियन और भारत ने डिक्लेयर किया इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, तो इसको कहा गया कि ये 2 अरब इंसान दुनिया के इस पूरे प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे। फिर उसके बाद जो हमने दूसरी चीज देखी कि बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर वो 8 साल के बाद वो बीजिंग चले गए। तो जो मशरिक़ वुस्ता, जो मशरिक़ी एशिया है, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो गेम है कि चाइना के मुकाबले में भारत को खड़ा करना अमेरिका की मजबूरी थी, है और रहेगी।
और वो भारत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकता चाइना के थ्रेट को गेज करने के लिए। तो इस पूरे खत्ते में आप इस फैसले को इस तरीके से देख सकते हैं कि ट्रंप अपनी उस डिप्लोमेटिक जो इकोनॉमिक आइसोलेशन है जिसकी वजूहात टैरिफ पॉलिसीज थी, और ये जो टैरिफ की धमकी है, यानी एक तरफ मैं तो भारत को 25% आपका पॉइंट अब्दुर्रहमान साहब पॉइंट आपका आगे, मैं आपकी तरफ आता हूं। अच्छा क्वेश्चन, आज आप अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, जो अमेरिकन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की आपने बात की है, रीजॉइन कर लिया मिस शाजिया ने हमें। मिस शाजिया जरा क्लैरिफिकेशन आप दे रही थी खासतौर पे ईयू ट्रेड के हवाले से, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं सॉरी वो नेट का कोई इशू हो गया था किस साइड पे। जी प्लीज। तो ईयू ट्रेड का जो है ये सिर्फ सिंबॉलिक है, ऑप्टिक्स के लिए है, रेटोरिक के लिए है। ईयू जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिसमें अमेरिका की ईमानी शामिल होगी, और अमेरिका ने इंडिया को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। और वो इम्तिहान ये है कि अगर तुम इसी चीज़ के साथ हमारे साथ चलना चाहते हो तो फिर हम तुम्हें मुतबादिल भी देते हैं, क्योंकि रशियन ऑयल में हमेशा से यही कहती हूँ कि रशियन ऑयल खरीदना जो है वो इंडिया तो ठीक है खरीद ही रहा है, ये वेस्ट की और ख़ासतौर पे जो अमेरिका है उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर वो तेल जो है खरीद कर थर्ड पार्टी के थ्रू अगर मार्केट में नहीं आएगा तो ऑयल प्राइसेस पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये सारा इनकी ड्रामेबाजी है कि हम इंडिया को खरीदने नहीं देंगे या ये करने देंगे। इन्होंने खुद ही जो है वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द क्लोज डोर उनको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था। ये जो शैडो फ्लीट्स वगैरह का ये सारा चक्कर है कि जी आप खरीदते रहें क्योंकि जरूरत है, हम डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, आप खरीदते रहें। और सामने जो है वो मुंह पे कहा कि जी आपने नहीं, लेकिन बहरहाल उनको इस बात से है कि हम इंडिया को रोकने की बात तभी कर सकते हैं जब हमारे पास 100% कोई ऑल्टरनेट हो। अब वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है, अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसका इंडिया खरीद के करेगा क्या? उसको एक ऐसे मकमसे में डाल दिया है। क्रूड ऑयल जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप समझें जैसे पीनट बटर है, इतना थिक जो है वो होता है। और उसकी जो रिफाइनरीज हैं वो भी सिर्फ अमेरिका में है, और वो कितना वहां से निकाल कर उसको रिफाइन करके और ग्लोबल मार्केट में उसकी कंजम्पशन कितनी करवा सकते हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इंडिया के सामने उन्होंने ऑप्शन रख दिया कि पहले जो हमारी तरफ से थोड़ा बहुत तुम्हें था कि रशिया से खरीदते रहो, अब वो तुम्हें बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और अब तुम्हें बंद करके वेनेजुएला की तरफ जाना पड़ेगा। और वो तो भारत इसी इम्तिहान में आपको पास होता हुआ नजर आता है मिस? भारत के अंदर देखिए एक बहुत बड़ी अटलांटिसिस्ट लॉबी है। रिसेंट जो एप्स्टीन की फाइल्स लीक हुई हैं उसके अंदर भी जो है अनिल अंबानी की एक मेल जो है वो सामने आ रही है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि जेफरी एप्स्टीन को कि बहुत अच्छा हुआ, मुलाकात जो है मोदी की इसराइल के अंदर हो गई, ट्रिप भी मैनेज हो गया, दे वर डांसिंग टुगेदर एंड इट वाज ऑल डन, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी अटलांटिसिस्ट एलीट जो है, जिनके सारे एसेट्स, सारा बिजनेस वेस्ट की तरफ है, वो इसराइल से कनेक्शन ठीक करवाने की हद से लेकर अब अमेरिका के साथ भी जो है वो रहना चाहते हैं। उनको कोई फायदा दिखाई नहीं देता, मटेरियल उनको फायदा नहीं है चाइना और रशिया की तरफ जाने में। और चाइना और रशिया जो है उनकी नो लिमिट पार्टनरशिप है, और उसको हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते और इनको आइसोलेशन में भी नहीं देख सकते, वो इकट्ठी ही है। अब इंडिया एक तरफ तो मीनिंग बाय, तो अगर सपोज अगर भारत इस इम्तिहान में पास नहीं होता और वो अपनी हरकत से बाज नहीं आता जिस तरीके से वो पहले ट्रेड कर रहा था रशिया के साथ, तो फिर मजीद क्या रिपरकशंस होंगे? फिर क्या यूटर्न लेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? क्या टैरिफ फिर बढ़ जाएगा? मजीद क्या हार्श फैसले देखती हैं आप? देखिए हर कोई जो है यूरोप से लेकर इंडिया तक सब इस वक्त तो खैर ये इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप का टेन्योर कब खत्म हो और हमारे पास दोबारा से ग्लोबलिस्ट वापस आए और हमारी हंकी डोरी जो है वो दोबारा से शुरू हो जाए, सब हम एक चैप्टर एक मेज पे हो जाएं। लेकिन जब तक ट्रंप है वो ना सिर्फ ये कि वो उन ग्लोबलिस्ट के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, वो अपनी यूनिपोलैरिटी के मोमेंट और कंप्लीट इम्यूनिटी को भी नहीं खत्म करना चाहते हैं। तो वो इन पे टैरिफ लगाते रहेंगे, ये उन टैरिफ में धंसते रहेंगे। लेकिन एक तरफ जो है वो रशिया से इनका सारा मिलिट्री आर्सनल है, वो टाइज भी ये नहीं तोड़ सकते। दूसरी तरफ ये नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं, न्यूट्रल होने की बात करते हैं, और तीसरी तरफ ये अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारी तरह जिस तरह हम एटलीस्ट नेविगेट कर रहे हैं बिटवीन द पावर्स और एक इतने टर्बुलेंट टाइम में कर रहे हैं, तो ये तो वो भी नाकाम हो गए कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतने रफ वाटर्स में सेल भी नहीं कर सकती है। हम तो किसी ना किसी तरह उसमें से गुजर ही रहे हैं। ना हमने चाइना को छोड़ा है, अमेरिका को भी हमने कहीं ना कहीं जो है उसको एक जगह पे रखा हुआ है, चाहे उसकी तारीफ करके ही है। तो हम
हमारे लिए तो बचत दिखाई दे रही है ट्रंप के टेन्योर में, ये बहुत मुश्किल में होंगे। अच्छा, मतलब कि आपने जो क्लैरिफिकेशन दे दी खासतौर पे ईयू ट्रेड के हवाले से, जो एग्रीमेंट के हवाले से आपने कहा वो सिंबॉलिकली है और वो ऑप्टिक्स के लिए है, तो मीनिंग बाय जो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ईयू ट्रेड एग्रीमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये यूटर्न लिया है, टैरिफ कम किया और जो रवाबित है वो बढ़ाए इंडिया के साथ, उसमें कोई आप जो है उसकी इंडोर्समेंट में नहीं करती आप? ईयू और यूएस दोनों इकट्ठे आ रहे हैं इंडिया की तरफ। ईयू ने कहा है कि हम एक ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, बट ऑफ कोर्स वो कंडीशनल होगा और वो बहुत लंबे अरसे, उसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है। और अगर ट्रंप की बात मानी जाएगी तो फिर हो सकता है ईयू वाला एग्रीमेंट भी मटेरियलाइज हो जाए, मगर ईयू और अमेरिका ऐसे किसी एग्रीमेंट में नहीं पड़ेंगे जब तक कि इंडिया डिसाइसिव होकर रशिया को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये जो विसरल एनिमोसिटी है रशिया की तरफ, उसके साथ साथ इंडिया के साथ अब फिलहाल ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते। तो दोनों चीजें मटेरियलाइज हो सकती हैं अगर वो उनकी जो है वो वेसल स्टेट बनने के लिए तैयार है, जो कि वो हैं, मगर जयशंकर की लेजर आइज के चक्कर में वो ये जरूर अपनी रीलें बनवाते फिरते हैं कि जी हम वेसल स्टेट नहीं है, तो ये उनको जरूर है, मगर वो है, अब उन्हें डिसाइड करना है कि वो किसकी वेसलेज है और बहुत डिसाइसिवली ये तय करना है कि अब हमारा फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या होगा। जनाब खोकर साहब, जहाँ मिस शाज़िया ये कह रही हैं कि इंडिया इम्तिहान में है, आजमाइश में है, वहाँ पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी आजमाइश में है, कि पाकिस्तान भी ग्लोबली थोड़ा सा इस तरीके से डिप्लोमेसी करता है कि चाइना के साथ भी हमने मामला देखने हैं, अमेरिका के साथ भी मामला देखे हैं, और दूसरा अब तो डर ये भी है ना कि अगर फॉर इंस्टेंस के पाकिस्तान जो है, सॉरी इंडिया जो है वो रूस के साथ अपने मामला जो है वो बाइंड अप करके अमेरिका के साथ फिर दोस्ती याराना उनका बढ़ता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए फिर पाकिस्तान को? मैं तो यही कहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी मजबूत पोजीशन पे है। ये जैसे अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि जो ट्रंप अपने एक प्लान कर रहा है जो अंगेज करने के लिए खिते को, अच्छा वो ट्रेड के हवाले से हो या अस्करी हवाले से हो या सफारती हवाले से हो, वो प्लान कर रहा है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है मजबूत खड़ा है और इंशाल्लाह जो है ये इससे सुरखरू होगा। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से जो है ये इंडिया जो है डैमेज कर सकेगा। ये वो जो वक्त गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टैंड कर रहे हैं मजबूत बस। हमारी सफारती और खारजा पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना इस वक्त बेहतरीन, आप समझते हैं बेहतरीन है, और हमें मजीद अब जो है वो जिस तरीके से पोस्ट वार सिचुएशन के अंदर एक लार्ज लेवल पे हमने डिप्लोमेसी की थी, वो मजीद एक्टिव होने पे। अब्दुल रहमान साहब आपसे ही ले लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, जरा ये बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ईयू जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ सिर्फ सिंबॉलिकली है, चलें ठीक है एक मान लेते हैं, ट्रंप का जो कॉल है मोदी की जानिब वो भी उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, इस तमाम सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को कितना एक्टिव रहना है? देखिए पाकिस्तान को एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हमें इसी गलत फहमी से निकलना है, हमें दुनिया से खतरा नहीं है जी, हमें अपने आप से हमें अपने गवर्नेंस मॉडल से, हमें अपने इकोनॉमिक मॉडल से हमें खतरा है। हमें ये सवाल है हमने अब तक अमेरिका से क्या गेन किया। अभी हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां सी पैक है, वहां ग्वादर है, वहां इकोनॉमिक जोन्स हैं। ये किसके लिए खतरा है? चाइना किसके लिए थ्रेट है? हम सब जानते हैं कि ये सबसे पहला खतरा अमेरिका को है, और सबसे बड़ा खतरा जो है, हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि इंडिया की पॉलिसी डे 1 से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की रही। ये ट्रंप एक एक्सेप्शन आए हैं जिसने कहा कि ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चलेगी। मैं आपकी तरफ आता हूं ब्रेक के बाद, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का वक्त है, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।